गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि आप मेरे से परिचित हैं, जो रत्नगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस का लाभ मिल रहा है। उस स्कूल में आपको कक्षा 6 में मैं आपको सामाजिक विज्ञान बच्चों पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, ये हमारा 5वां अध्याय है। अध्याय नंबर 5, राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। चुनाव का दिन, जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसके तहत हर 5 वर्ष से चुनाव होते हैं। हर 5 वर्ष में बाद में जनता चुनाव करती है। एमएलए और एमपी का चुनाव करते हैं, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चयन होता है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चयन है वो जनता सीधे करती है। तो हम इस पाठ की शुरुआत ही लोकतांत्रिक प्रणाली से करेंगे कि किस प्रकार लोकतंत्र में जनता है वो अपनी वोट की ताकत से अपने प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है। लोकतंत्र की यही विशेषता होती है जिसमें जनता है वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव है वो करती है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वो शासन करते हैं, विधि निर्माण करते हैं और राजकीय कार्यों का संपादन करते हैं। तो चुनाव का दिन, इस पाठ की शुरुआत होती है चुनाव के दिन से। जैसा कि बच्चों आपको पता है, इस पाठ की शुरुआत है वो चुनाव से हुई है। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं। दरअसल उसके जो नाना नानी थे वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। सभी को वोट डालने की जल्दी रहती है, आपको पता है। शंकरन जानना चाहता था कि वे इतने उत्साहित क्यों है, क्योंकि यह एक जनता का दिन होता है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है या उन्हें चुनती है। तो जनता है वो अपने प्रतिनिधियों को चुनने के बारे में लालायित रहती है। शंकरन जानना चाहता था कि वे आखिर इतने उत्साहित क्यों हैं। उसके नाना जी ने उसे जल्दी ही समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। आज हम अपने शासकों को चुनने जा रहे हैं, हम अपने शासकों का चयन करने जा रहे हैं। तो आपको जैसे पता है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें हर 5 साल बाद में चुनाव होते हैं, जिसमें प्रतिवर्ष हर 5 वर्ष बाद में चुनाव होते हैं। हर 5 वर्ष बाद में जनता, हर 5 वर्ष बाद में जनता है वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव है वो करती है। आखिर वे उत्साहित क्यों थे? तो उसके नाना जी ने उसे जल्दी ही समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बनते हैं? जैसे कि आपको बच्चों पता है, लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव है वो मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। मतदान के द्वारा जनता है वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। लेकिन बहुत पहले, आज से करीब 2,500 से 3,000 साल पहले जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे करती थी या राजा कैसे बनते थे, हमने इस अध्याय में पढ़ा है। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, अध्याय नंबर 4 में हमने पढ़ा था ना बच्चों। हमने अध्याय नंबर 4 में क्या पढ़ा था कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों के द्वारा चुने जाते थे। वैदिक ऋग्वेद में ऐसे कुछ मंत्रों का उल्लेख होता है जिसमें ऐसा पता चलता था कि उस समय लोकतांत्रिक प्रणाली थी जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव है वो करती थी। जनता की प्रतिनिधि संस्थाएं होती थी। जैसे ऋग्वेद में हमें सभा और समिति के बारे में बताया जाता है, या सभा समिति का उल्लेख मिलता है। ये सभा और समिति राजा को परामर्शदात्री संस्थाएं थी, ये राजा को परामर्श देती थी। करीब 3,000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। 3,000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगे। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। कुछ लोग जो बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते थे, जैसा आपको पता है कि भगवान राम ने भी अश्वमेघ, राजसूय जैसे यज्ञ करवाए थे। उसी प्रकार जो शुंग वंश के राजा हुए हैं, पुष्यमित्र शुंग, उनके द्वारा भी अश्वमेघ और वाजपेयी जैसे यज्ञ आयोजन का उल्लेख मिलता है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा जाता था कि उसका जो मुख्य पुरोहित था वो पातंजलि था। पातंजलि वही है
जिसे बाबा रामदेव ने अपने ब्रांड के रूप में लोकप्रिय बना दिया है। तो पातंजलि थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग है वो उनके पुरोहित थे और पुष्यमित्र शुंग के लिए उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था। तो 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेघ यज्ञ भी ऐसा ही आयोजन था। ऐसा कि आपको नाम से पता है, अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन भगवान राम ने भी किया था। इनमें से एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को यदि कोई दूसरा राजा रोक देता था तो उसे अश्वमेघ यज्ञ करने वाले राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया था तो इसका मतलब यह हो गया कि उस क्षेत्र में उस अश्वमेघ यज्ञ करने वाले राजा का अधिकार हो गया है और अश्वमेघ यज्ञ के समय उस राजा को आमंत्रित किया जाता था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। जैसा कि आपको बच्चों पता है, विशिष्ट, वाल्मीकि, इसके अलावा पातंजलि जैसे जो ऋषि मुनि हुए थे उन्होंने अपने अपने राजाओं के लिए अश्वमेघ यज्ञों का आयोजन है वो करवाया था। विशिष्ट ऋषि ने, विश्वामित्र ने, इन्होंने यज्ञों का आयोजन कराया था। इसके अतिरिक्त पातंजलि, जैसा मैंने आपको बताया था कि बाबा रामदेव जो योग गुरु है उन्होंने पातंजलि को एक फेमस ब्रांड के रूप में प्रचलित कर दिया है। वो भी जो पातंजलि है वो भी पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसके लिए उन्हें उपहारों से राजाओं को सम्मानित किया जाता था। ये यज्ञ विशिष्ट पुरोहित करवाते थे। जो अश्वमेघ यज्ञ थे बच्चों, वो विशिष्ट पुरोहित कराते थे। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित कराया जाता था। अश्वमेघ यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार भी लाते थे। बच्चों, यज्ञ में जो शामिल सभी राजा थे वो उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। राजा के पद है वो बहुत ही विशिष्ट होता था और उसे राज सिंहासन पर जो बाघ की खाल होती है उसका जो आसन होता था उस आसन पर, विशेष आसन पर राजा को बिठाया जाता था। इन सभी आयोजनों में राजा का पद है वो विशिष्ट होता था। उसे राज सिंहासन पर, उसे राजा के सिंहासन पर बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में जो राजा का सारथी होता था वही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों और अन्य गुणों का गान करता था। राजा की विजयों और अन्य गुणों का गान करता था। राजा के जो सगे संबंधी होती थी, जैसे उसकी पत्नियां या रानियां और उसके पुत्र, वो भी छोटे छोटे अनुष्ठान करते रहते थे। वो भी अश्वमेघ यज्ञ के समय अन्य पुरोहितों के द्वारा उनके लिए भी, रानियों के लिए भी और पुत्रों के लिए भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान किए जाते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम, जो आमंत्रित राजा थे, राजागण थे, उनका काम बच्चों सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। उनका काम केवल और केवल यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना था। राजा के ऊपर पुरोहित, जैसा कि पता है उस समय जो पुरोहित होते थे वो ब्राह्मण थे और जो पुरोहित होते थे वो पवित्र जल से राजा के सिर पर छिड़काव करते थे, साथ में अन्य कई अनुष्ठान भी करते थे। तो राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव करते थे और इसके साथ अनेक कई अनुष्ठान करते थे। विष, जिसे हम वैश्य भी कहते हैं, जैसे सामान्य लोग, विष का अर्थ होता है जो गांव का समूह, उसे भी विष कहा जाता था और वैश्य दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो विष या अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग थे वो राजा के लिए उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानता था। तो आपको जैसा पता है कि उस समय का जो समाज था वो 4 वर्णों में बंटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिनके बारे में हम अभी थोड़ा आगे पढ़ेंगे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, जो शूद्र होते थे, जो हीन कार्य करते थे, क्योंकि उस समय जो वर्ण व्यवस्था का स्वरूप था वो कर्म था। तो कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। बाद में कालांतर में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित हो गई। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानता था उन्हें कई अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वाले सूची बनाओ और पेशे के आधार पर इनके कौन कौन से वर्ग थे उनके बारे में हमें बताना है। वर्ण, जैसा कि बच्चों पता है आपको, उस समय उत्तर भारत में खासकर
गंगा यमुना का जो क्षेत्र था, जो मैदानी इलाका था, उत्तर का मैदान कहलाता है, इसमें कई ग्रंथ रचे गए थे। जैसा आपको पता है ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। तो ऋग्वेद के बाद जो रचे गए ग्रंथ थे इन्हें उत्तर वैदिक काल ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचना है वो ऋग्वेद के बाद हुई थी, इसलिए इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। इनमें जो उत्तर वैदिक ग्रंथ थे बच्चों, इनमें सामवेद, यजुर्वेद, अर्थववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल थे, इसमें शामिल होते थे। इसके अलावा आरण्यक और उपनिषद की रचना भी इस काल में हुई थी। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के जो अनुष्ठान थे बच्चों, वो अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई थी। ये जो ग्रंथ थे इन्हें पुरोहितों के द्वारा रचा गया था, और इन ग्रंथों में जो वैदिक यज्ञों के आयोजन की विधियां थी, उनको संपादन की जो विधियां बताई गई थी उन्हें संपादित किया जाता था। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया था। उस समय समाज में कई समूह शामिल थे। उस समय का जो समाज था वो कई समूह में बंटा हुआ था। इनमें पुरोहित, इन वर्गों में कौन कौन से थे? पुरोहित थे, योद्धा थे, कृषक थे, पशुपालक थे, व्यापारी थे, शिल्पकार थे, श्रमिक थे, मछली पकड़ने वाले थे, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित और योद्धा वैभवशाली थे, जहाँ पर कुछ पुरोहित और योद्धा क्या थे? वैभवशाली थे, बहुत संपन्न थे। जो यहाँ पर पुरोहित का मतलब ब्राह्मण से और योद्धा का मतलब क्षत्रिय से, तो वैभवशाली थे, धन संपन्न थे, उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। इसके अलावा जो कृषक थे और जो व्यापारी थे, जिसे हम वैश्य कहा जाता है, तो वैश्य के अंतर्गत व्यापारी, वणिक, महाजन, बनिया ये आते थे, जो व्यापार करते थे, ये भी धनवान थे। दूसरी ओर जो पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी और भोजन संग्राहक थे, वो निर्धन थे। दूसरी ओर जो पशुपालक थे, पशुओं को पालने वाले थे, शिल्पकार भी थे, श्रमिक भी थे, मछली पकड़ने वाले भी थे, शिकारी भी थे और भोजन संग्राहक थे, वो निर्धन थे, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। पुरोहित के लोगों के द्वारा 4 वर्गों में विभाजित किया जाता था। पुरोहितों ने, जैसा आपको बताया है, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है, जिसमें ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, कटी भाग से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति बताई गई है। तो पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। और उसमें वर्ण व्यवस्था थी बच्चों, वो कर्म पर आधारित थी, जन्म पर आधारित नहीं थी। वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी। इन्हें वर्ण कहते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग कार्य थे। पहला वर्ण किसका था? ब्राह्मणों का, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है। इनका काम क्या था? वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। इसके अलावा दान आदि ग्रहण करना भी ब्राह्मण का कार्य था। इसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें हम क्षत्रिय कहते हैं। इनका मुख्य काम बच्चों क्या था? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरा स्थान विश्य या वैश्य का था, जिसमें महाजन, बनिया, व्यापारी, व्यापार करने वाले समूह आते थे। इन्हें विश्य या वैश्य कहा जाता था। इसमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। बच्चों दिख रहा है ना आराम से? क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ कर सकते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ संपादित करने का अधिकार था। वर्णों की व्यवस्था में जो अंतिम स्थान था वो शूद्रों का था। अंतिम स्थान किसका था? शूद्रों का। इनका काम क्या था? तीनों वर्णों की सेवा करना था। इनका काम क्या था? तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया था। प्राय औरतों को भी क्या माना गया था? शूद्र के समान ही माना गया था। और शूद्रों और औरतों को, महिलाओं और शूद्रों को, शूद्रों और महिलाओं को या शूद्रों या औरतों को वैदिक क्रियाओं से दूर रखा जाता था। उन्हें वैदिक क्रियाओं में भाग लेने का अधिकार नहीं था। तो आज मैंने आपको 3 जगह आपको अंडरलाइन कराया है। कुछ राजा संभवतः जन यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रतिष्ठित हो गए। मिल गया ना बच्चों? कुछ राजा जन यानी लोगों के द्वारा चुने जाते थे, परंतु 3-4 साल पहले इस प्रक्रिया में बदलाव दिखाई देने लगे। यहाँ से यहाँ तक करना आपको। दूसरा, मैंने विश्व अथवा वैश्य जैसे सामान्य जो लोग थे वो उपहार लाते थे, यहाँ तक करना है आपको। और तीसरा, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया है, जिन्हें वर्ण कहते हैं।
वर्ण व्यवस्था में चारों वर्णों के उत्पत्ति, चारों वर्णों के कार्यों का वर्णन किया गया। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, इसको लिखना है, याद करना, अंडरलाइन करना है। धन्यवाद।